यही डिसाइड कर रहे हैं। खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कर्नाटक बाईपोल्स में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को मिली 4-1 की जीत से साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गणित क्या वाकई बदल सकते हैं? कांग्रेस इसे 2019 का ट्रेलर करार दे रही है। दरअसल कांग्रेस और जेडीएस ने बीजेपी को 2 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर करारी मात दी है। हालांकि बीजेपी ने शिमोगा लोकसभा सीट बेहद कम मार्जिन के साथ बचाकर किसी तरह अपनी लाज रखी। बेल्लारी लोकसभा सीट और जामखंडी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत ने बीजेपी को भी चौंका दिया। नॉर्थ कर्नाटक की ये दोनों सीटें बीजेपी का मजबूत किला मानी जाती थी और दोनों ही सीटों पर उसके कोर लिंगायत वोटों की आबादी ज्यादा है। बीजेपी की रेड्डी बंधुओं का गढ़ माने जाने वाले बेल्लारी की जनता ने 14 साल बाद कांग्रेस का हाथ थामा है। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की यह 9वीं हार है और 4.5 सालों में बीजेपी 282 से घटकर 273 पर आ चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के नतीजों को 2019 का ट्रेलर माना जा सकता है जैसा कांग्रेस दावा कर रही? इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कर्नाटक में कमजोर हुआ बीजेपी का किला। कांग्रेस जेडीएस को ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी कामयाबी। राहुल और कुमार स्वामी की दोस्ती ने दिखाया जलवा। क्या ज़िमनी इंतखाब के नतीजे 2019 का मूड बता रहे हैं? कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात बीजेपी के लिए झटका साबित हुए। 3 नवंबर को कर्नाटक में लोकसभा की 3 और असेंबली की 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। 5 सीटों में बीजेपी बमुश्किल तमाम 1 सीट जीत पाई। शिमोगा पार्लिमानी सीट से साबिक वजीर आला बीएस येडियुरप्पा के फर्जंद बीवाई रघुवेंद्र जीतने में कामयाब हो गए। इस तरह वो कर्नाटक में बीजेपी की थोड़ी बहुत इज्जत बचाने में कामयाब हो गए। बीजेपी को इन इंतखाबात में सबसे बड़ा झटका बेल्लारी पार्लिमानी सीट पर लगा। बेल्लारी बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार यहां से कांग्रेस ने पछाड़ दिया। ये सीट कांग्रेस के वीएस अगरप्पा ने 2,43,161 वोटों के फर्क से बीजेपी उम्मीदवार से छीन ली। उपचुनाव के नतीजों ने आज ये साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी अब इस देश की जनता और कबूल करने वाली नहीं है। एक बात और ये साफ हो गई कि जब विपक्ष गठबंधन करके अगर लड़ेगा तो बीजेपी का क्या हशर होगा, ये आज के नतीजे साफ हो गया। बेल्लारी की सीट पर खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि वो करप्शन के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा जो है वहां के अवाम ने मारा है। 19 के जो टेस्ट होंगे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह की शिकस्त जो है मुकद्दर में लिख दी गई है। जितने भी चुनाव हुए हैं 2014 के बाद, उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति थी? इसलिए जो है बहुत ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। इंतजार करें जनरल इलेक्शन का। जनरल इलेक्शन में नहीं, लेकिन बाई इलेक्शन में भी थोड़ी जीत हुई है तो शालीनता बरतनी चाहिए। कांग्रेस से पाक हिंदुस्तान बनाने का बीजेपी सदर अमित शाह का ख्वाब मुल्क के हर ज़िमनी इंतखाब में दम तोड़ता जा रहा है। कर्नाटक में भी यही हुआ। कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी ने कांग्रेस जेडीएस के इत्तेहाद को और मजबूत किया है। बीजेपी को मध्य प्रदेश और राजस्थान में असेंबली इंतखाबात का सामना है। कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे मध्य प्रदेश और राजस्थान पर यकीनी तौर पर असरअंदाज होंगे। अब बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश और राजस्थान को कर्नाटक के नतीजे के असरात से महफूज रखने का भी चैलेंज है। कर्नाटक के नतीजे बीजेपी मुखालिफ जमातों के लिए भी एक सबक है कि बीजेपी को बाहमी इत्तेहाद के जरिए ही शिकस्त दी जा सकती है। 2019 के आम इंतखाबात में सेकुलर जमातों को मुत्तहिद होकर बीजेपी का मुकाबला करना होगा, तभी फस्ताई ताकतों को शिकस्त दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज के नतीजों को क्या 2019 का ट्रेलर माना जा सकता है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी, जेडीएस के दानिश अली साहब मौजूद हैं। जेडीएस का बड़ा जाना माना चेहरा है। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, वो हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अरविंद वाजपेयी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ गुलरेज शेख साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। तनवीर अहमद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट सीधे बेंगलोर से हमारे साथ इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। और बस चंद पलों में राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद होंगी। दानिश अली साहब, पहला सवाल आपसे, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो यह बातें नहीं की जा रही हैं? क्योंकि ठीक है, बीजेपी को 3 में से 2 लोकसभा सीटों पर आप लोगों ने हराया, विधानसभा सीटें 2 जिन पर चुनाव हुआ 2 की 2 जेडीएस कांग्रेस गठबंधन ने जीत ली, बीजेपी की हार हुई। लेकिन इसे 2019 से जोड़कर देखना और 2019 का ट्रेलर बता देना और यह कहना कि यह बीजेपी जैसी जुमलेबाज पार्टी की हार है, क्या आपको लगता है कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये? क्योंकि यह मामला अभी कर्नाटक का है, बाईपोल्स का। देखिए, हम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे हैं जी। देश की जनता 4.5 साल में देख चुकी है कि ये सिवाय जुमलेबाजी के, सिवाय अपने मन की बात, दूसरे के दिल की बात सुननी ही नहीं, ये देखती आ रही है। एक भी वादा जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था वो पूरा नहीं किया, उसको कह दिया कि ये तो जुमले थे। चुनाव में ऐसे जुमले निकलते रहते। नौजवान रोजगार मांगे तो जाके पकौड़ा बना लो, किसान जो है आमदनी का 1.5 गुना दाम मांगे तो कोई जवाब नहीं। काला धन लाने वाले थे, 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आने वाले थे, कहीं कोई अता पता नहीं। तो देखिए, मैंने कर्नाटक के जब असेंबली के इंतखाबात हो रहे थे, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि कर्नाटक रियासत एक ऐसी रियासत है जो हमेशा देश की सियासत का रुख तय करती है और वो कर्नाटक ने किया। असेंबली के इंतखाबात के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान उस स्टेज पर मौजूद थे, उन सब के अंदर एक आम सहमति है, एक इत्तफाक है कि हमें इस मौजूदा फासिस्ट, एंटी पीपल, एंटी फार्मर, एंटी यूथ गवर्नमेंट को, जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है, इसको हटाना है। और लेकिन दानिश अली साहब, आपको नहीं लगता आपने झटका दे दिया है, जोर का झटका धीरे से दे दिया बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी तो बड़ी खुश थी कुमारस्वामी साहब के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था खून के आंसू रोना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, खून के आंसू रोना पड़ता है, देखिए कब तक चले। लेकिन यहां तो आप लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, ये टूटेगा नहीं कम से कम 2019 तक। देखिए, मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ का, ये 2019 तक के लिए नहीं, जो रिटर्न एग्रीमेंट हमने किया है, शायद रिटर्न एग्रीमेंट पहली बार हुए हैं सियासत में, और आई एम सिग्नेटरी टू दैट। ये 5 साल सरकार चलेगी श्री HD कुमारस्वामी के नेतृत्व में, ये 19 तक का सवाल नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि स्टेट स्पेसिफिक अलायंसेस होंगे। कर्नाटक की आवाम ने सरकार के अच्छे कामों पर, जो पोस्टपोल कोएलिशन गवर्नमेंट हमने बनाई, उस पर जो है मोहर लगा दी कि हां आपने ये सही काम किया। और कर्नाटक ने हमेशा मुल्क की सियासत का रुख तय किया है। आप, मेरी बात कट गई थी, मैं जो कहना याद दिलाना चाह रहा था आपके जरिए से इस मुल्क की आवाम को, कि 1989 में जब VP सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो कर्नाटक में ही जनता दल का जन्म हुआ। 1996 में जब देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बने तो कर्नाटक की जनता ने ही जिता करके भेजा, वो मुल्क की सियासत। जब श्रीमती इंदिरा गांधी को पूरे भारत ने, खासतौर से उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था, जब 76 में एक बाई इलेक्शन में श्रीमती इंदिरा गांधी को चिकमंगलूर से कर्नाटक ने ही जिता करके भेजा था, फिर वो मुल्क की प्रधानमंत्री दोबारा बनी। तो इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। हमारा अलायंस लोकसभा के जनरल इलेक्शन तक
बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, हम मिलकर के लड़ेंगे और हर स्टेट में जहां मजबूत विपक्षी पार्टियां हैं वो इकट्ठा होकर के इलेक्शन लड़ेंगे। हो सकता है कुछ ठीक है, इस पर मैं आऊंगा कि ये जो गठबंधन बन रहा है अलग अलग स्टेट्स में, ये कितनी बड़ी टक्कर नरेंद्र मोदी, ब्रांड नरेंद्र मोदी को देने जा रहा है। लेकिन गुलरेज शेख साहब, पहले सबसे आप इस बात का जवाब दीजिए कि आखिर क्या वजह रही कि बेल्लारी जैसा गढ़, जो कि रेड्डी बंधुओं का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वो आप लोग बचा नहीं पाए। 5 में से 4 सीटें जो हैं वो जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में गई। ये क्या साफ ये नहीं करता कि जेडीएस कांग्रेस मिलकर, जिसकी अब पूरी पॉसिबिलिटी है 2019 में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, वो अगर खड़े हो गए कर्नाटक में तो आपका रास्ता इसी तरह से रोक दिया जाएगा? देखिए समीर, सर्वप्रथम तो आपके शो के माध्यम से जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं आज के, जिन्होंने जीता है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे भयानक इको आ रहा है, यदि हो सके तो करेक्शन करवा दें। हाँ, देखिए, एक बात हमें स्मरण होना चाहिए कि जो बाय इलेक्शंस होते हैं वो जनरली स्थानीय इश्यूज के ऊपर लड़े जाते हैं और 6 माह का जो पीरियड होता है वो किसी भी सरकार, कोई अपवाद नहीं, चाहे हमारी सरकार हो, कांग्रेस की हो, जेडीयू की हो, किसी की भी हो, वह एक हनीमून पीरियड होता है और उसके बाद जो है असली परीक्षा आरंभ होती है। और यहां पर जैसे ही ये 6 महीने का जो हनीमून पीरियड समाप्त होगा ना, तो इनके सर पर डंडे पड़ेंगे, डंडे, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से झूठे वादे किए किसानों से कि कर्ज माफी कर दी जाएगी, अभी तक कर्ज माफी हुई नहीं है। और कॉर्पोरेटिव और सरकारी बैंक्स, क्योंकि इन पर विश्वास करके किसानों ने कर्ज चुकाया नहीं, उनके ऊपर चेक बाउंसिंग से लेकर अन्य फौजदारी के मुकदमों यहां तो कर्नाटक के चुनाव में आपकी जुमलेबाजी मुद्दा बन गई ना। एचडी देवेगौड़ा साहब कह रहे हैं अगर इस तरह से झूठी जुमलेबाजियां की जाएंगी तो उसका हल तो यही होना ही था। कोई जुमलाबाजी मुद्दे नहीं बनी। अभी इनका 6 महीने का जरा ये हनीमून पीरियड खत्म होने दो। इन्होंने जिस प्रकार का धोखा किया है कर्नाटक के किसानों के साथ, उनके ऊपर बैंकें जो है वो आपराधिक प्रकरण दर्ज करवा रही हैं। तो आप ये कह रहे हैं, मतलब आप लोग ये मानकर चल रहे थे कि ये सारी सीटें तो जाएंगी ही जाएंगी जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के साथ? आपको पहले से पता था ना। और अब जो 1 सीट आपको मिली है वो आपकी मॉरल विक्ट्री है। देखिए, यूजुअली जो आप ट्रेंड देखें भारत के, नहीं, आप भारत के ट्रेंड देखें कि जब भी कहीं पर नई सरकार होती है 6 महीने की, तो उसको लाभ तो मिलता ही मिलता है सामान्यतः। दूसरी बात, हमको यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जो इनके मुख्यमंत्री जी हैं कोई नीलकंठ नहीं है कि लगातार जहर पीते रहेंगे। ये जो इनका अलायंस है उसी प्रकार से टूटेगा जिस प्रकार से बिहार का अलायंस नीतीश कुमार जी का टूटा, क्योंकि बड़े लोग कह के गए हैं कि दुर्जन तो इंतजार आप कर रहे हैं, यानी अभी राधिका, अभी भी उम्मीद बीजेपी को यह है कि जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है। हालांकि दानिश अली साफ कर चुके हैं कि 5 साल सरकार चलने जा रही है और 2019 में भी हम दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगे। समीर जी ठीक है, वो अभी भी कह रहे हैं टूटेगा ये। अगर दिक्कतें चल रही है क्या, आपस में कुछ दिक्कतें हैं क्या वहां? गुलरेज जी, अगर इतनी चिंता जितनी आप कांग्रेस के गठबंधन की, क्या महागठबंधन होंगे, इनको छोड़ के अगर इस देश की जनता की तरफ दे देते, और बहुत अच्छा है आप कम से कम कर्नाटक के किसानों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप उन किसानों को भूल गए जिनके ऊपर आपने लाठियां गोलियां चला दी थी 2 अक्टूबर को। तो इतना ध्यान अगर अपने कामों पे, अपने वादों पर, जो महंगाई है, दिवाली के समय है, आज छोटी दिवाली है, सबसे पहले तो सबको दिवाली की मुबारकबाद दे दूं। इतना ध्यान आप लोग जनता पर दे देते तो जनता का दिवाला नहीं निकलता और आपको ऐसा जवाब नहीं मिलता। लाठी की बात करते हैं, लाठी तो आप लोगों को जनता ने दी है और इस लाठी में आवाज नहीं थी, इसलिए आपको उम्मीद नहीं थी कि ये हाल होंगे। बौखलाहट आपकी समझ आ रही है क्योंकि आपको आने वाले समय में लोकसभा में भी और आने वाले जो 5 प्रदेशों में चुनाव है, इनके अंदर की झांकी दिखाई दे रही है। अहमद पटेल साहब ने कहा कि भाई ये ट्रेलर है 2019 का, तो ये जल्दबाजी। 1 मिनट गुलरेज साहब, गुलरेज प्लीज बीच में नहीं बोले, एक एक करके मैं आऊंगा फिर आपके पास।
राधिका, ये ट्रेलर आपको 2019 का कैसे नजर आ रहा है? मतलब अभी आप अगर विधानसभा इलेक्शंस जो अभी होने वाले हैं उनको आप ट्रेलर कहें तो फिर भी समझ में आता है। ये बाई इलेक्शंस जो हैं ये कैसे ट्रेलर हो गए 2019 का? क्योंकि 4-1 से जीत गए आप लोग, इसलिए। ये 2019 का भी ट्रेलर है और झांकी है आने वाले अभी 11 दिसंबर के रिजल्ट की भी। हाँ। और आपको ये सामने आया है, ये जो एक जवाब जनता ने दिया है ना कि वो किस तरीके से महंगाई से त्रस्त है। 4.5 सालों में जनता को ये पता चल गया कि क्या खोया और क्या पाया है। खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं है। हाँ, वैसे कह सकते हैं महंगाई पाई है, किसानों ने गोलियां पाई हैं, लड़कियों बेटियों को बचाना पड़ रहा है। तो किस तरह से ये जनता त्रस्त है मोदी राज के अंदर, तो उसका जवाब आपने देख लिया। और वो आने वाले समय में अभी आपको फिर दिखने वाला है जब ये सारे के सारे चुनाव हारे। जाहिर है इस जीत के बाद जो सो कॉल्ड महागठबंधन बन रहा है बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, उनके हौसले तो बुलंद होंगे ही होंगे और वो बुलंद हौसले अब नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि स्टेट्स में जो गठबंधन बन रहे हैं वो एक मुश्किल कड़ी साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए? यह बात क्या समझ में आ रही है क्या अब इन नतीजों के बाद? देखिए, ऐसा पहले तो मुबारकबाद दानिश अली को और कांग्रेस को, दोनों को। हाँ। देखिए, जीत तो जीत है। हाँ। अब लेकिन फर्क ये है कि बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में कोई मतभेद है, मतलब आप उसमें कोई फर्क है कि नहीं है, ये हाँ। तो सोचना पड़ेगा। हाँ। पर एक बात तय हो गई कि बाई इलेक्शन जीतने में ये लोग मास्टर हो गए। जनरल इलेक्शन में ये देखा जाता है कि देश की वागडोर किसके हाथ में जाएगी। दूसरी बात ये देखी जाती है कि पुराना पास्ट क्या रहा है गठबंधन की राजनीति का। 12 महीने, अभी देवगौड़ा साहब की बात कर रहे थे, 18 महीने, 9 महीने, ये रहा है सारा का सारा मामला। तो देखो, इसे सरकार के लिए नाराजगी है वोटर्स के बीच में, इसे आप इस तरह से नहीं देखते? नहीं, 4.5 साल में बीजेपी की ये 9वीं हार है। ये जनरल ओवरऑल आप नहीं कह सकते, बिकॉज वहां पे क्या है, लोकल इशू। अभी ठीक कहा उसने कि 6 महीने हनीमून पीरियड होता है, जो सरकार बनती है आज की तरह रामविलास जी फ्रस्ट्रेशन उसी में। और वहां पे एक और दिक्कत है कि जो लोकल लीडर है येदियुरप्पा बीजेपी के, उनके खिलाफ इतना माहौल बना हुआ है कि वो बात नहीं उसको रिकवर कर पाए हैं। हाँ। लेकिन इसको येदियुरप्पा के खिलाफ माहौल बना हुआ है, ये मान के चलो। तो मोदी जी को मिलता है क्रेडिट, और हार होती है तो येदियुरप्पा जी और नहीं भाई, हमें क्या करना बीजेपी से? लोग त्रस्त आ चुके हैं। तो येदियुरप्पा जी को वहां पर किसने बैठाला? हम तो पार्टी नहीं बैठाला है ना, ओवरऑल असेसमेंट करने की बात कर रहे हैं कि भाई बाई इलेक्शन अलग होता है, जनरल इलेक्शन अलग होता है, दोनों का डिफरेंस समझना होगा। और ये तो 4.5 साल से यही कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। अभी मेरी बहन कह रही थी किसानों को गोली चला दी और महिलाओं को ये कर दिया। आपको सत्ता से क्यों हटाया था? इसीलिए हटाया था कि किसान सुसाइड कर रहे थे, लोग करप्शन में आपके लीडर इन्वॉल्व थे। तो यहां ऐसा नहीं है, एक कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ कोई करप्शन का आरोप नहीं है। अब कोई किसान सुसाइड नहीं कर रहा है, कोई करप्शन का आरोप नहीं। आप अभी तक दे पाए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी अब लास्ट मिनट पे राधिका जी केस में गई है, अभी तक राफेल में नहीं गई है। समय पे ये खाली रोज रोज अखबार भरे रहते थे, आज आप झूठे आक्षेप लगाते हैं। जो लेके आप झूठे आक्षेप है, कुछ जनता हंसती है आपके ऊपर कि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ बोलेगी कि इन्होंने रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। ये एलिगेशन है इनका, ये एलिगेशन नहीं कि मोदी जी ने पैसे खा लिए। तो मामले को जनता सब समझ रही है। ठीक है जैदी साहब, लेकिन यहां पर बड़ी बात जो है ना वो ये है कि भाई समझ रही है महागठबंधन जो अलग अलग स्टेट्स में बन रहा है, जो सब साथ मिलने की और साथ लड़ने की बात कर रहे हैं ब्रांड नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्या वो आइडिया मजबूत हुआ है क्या इस जीत के बाद? लगने लगा है क्या कि हां, अगर स्टेट पार्टीज जो हैं वो मिल गई और कांग्रेस के साथ आ गई तो फिर दिक्कत खड़ी हो सकती है एनडीए के लिए? मैं इसे दो तरह से देखता हूं। हाँ। दोनों के लिए सबक है। बीजेपी के लिए भी सबक है कि ये देश जुमलों से नहीं नीतियों से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो कानून संविधान बना के दिया, देश उससे चलेगा। देश ने देखा कि एक ऐसी पार्टी जिसका अध्यक्ष जाके कहता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निर्णय देना चाहिए जिसे हम अमल में ला सके, या उनकी हिदायत के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे,
फिर उसी अध्यक्ष के एक सपोर्टर ने कल पर 2-3 पहले यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है फैसला करने वाला, हम जो लिख के देंगे सुप्रीम कोर्ट को उस पर मोहर लगानी पड़ेगी। तो ये तो जानना आता, कर्नाटक भी देश का हिस्सा है। तो एक तो बीजेपी के लिए सबक है कि बीजेपी को संविधान के दायरे में रह के अपना काम करना चाहिए, वरना देश इस चीज के भ्रम में नहीं रहेगा। हाँ। एक हिस्सा ये हो सकता है इसका। हाँ। दूसरा हिस्सा ये है जो जिसे मैं खुद मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है, बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है विपक्ष को उपचुनाव जिताइए और मेन चुनाव के अंदर ताकि ईवीएम से वोट हासिल किया जा सके, क्योंकि आज विपक्ष खुश है। अच्छा साहब हमने बहुत बड़ी बात है, यानी आ गए अपनी बारी पर, गुमराह करने की बात। फिर आप ये मानकर बैठे हैं कि 2019 में एनडीए जीत रही है, 2019 में एनडीए जीत रही है ना। फिर सुन लीजिए, अगर इस लॉजिक के हिसाब से समीर अब्बास भाई अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो यकीनन बीजेपी मध्य प्रदेश, अगर हम इस पे गलत फहमी के शिकार न हो। जब हमारी एक मांग ये है कि चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो ये गुमराह करने वाले इस पर एक रिएक्शन दानिश अली साहब, दानिश अली साहब, आप लोग ये लॉजिक क्या समझ में आता है आपको? प्रदर्शन कर सके, शक्ति का गुलरेज एक मिनट, दानिश अली साहब कर सके। जी दानिश जी बोलिए, आवाज मिल रही है आपको? जैदी भाई ये कह रहे हैं कि ये तो जानबूझकर जीतने का मौका दिया जा रहा है ओपोजिशन को, इसमें बेईमानी नहीं की गई। हाँ। जीतने का मौका नहीं दिया जा रहा, बल्कि उपचुनाव में बेईमानी नहीं करेंगे। कह रहे हैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, उपचुनाव में बेईमानी नहीं करेंगे और मेन चुनाव में जाके बेईमानी करेंगे, ताकि कहना चाहिए मेन चुनाव के ऊपर ठीक है। दानिश अली बोलिए, ये कहेंगे चीख के जब कर्नाटक में जीते थे जब तो खुश थे, ठीक है, अब मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो ये कर रहे हैं, ठीक है, ईवीएम से चुनाव हो गया सैदी भाई, रिएक्शन तो ले लें। दानिश अली बोले आप। नहीं तो ये बात तो जो कह रहे हैं कि जीतने का मौका दिया गया, तो इसका मतलब जो इस देश में कुछ एक्टिविस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो आरोप लगाते हैं, कर्नाटक में बेईमानी नहीं हुई, कि कर्नाटक में बेईमानी नहीं करी, ठीक है, दोनों चीजों में फर्क है। कि ये सभी संवैधानिक संस्थानों में जो है घुसपैठ कर चुके हैं और ये मशीन के माध्यम से देश का लोकतंत्र लूटना चाहते हैं, ईवीएम के माध्यम से। ये उसी चीज को बल दे रहा है। देखिए, अगर लोगों का विश्वास मतलब वोटिंग प्रणाली से उठ जाएगा तो लोगों का विश्वास जो है यकीन इस देश की जमहूरियत से उठ जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। इस तरीके का हल्का बयान ऐसे जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं देना चाहिए। हम आज भी मानते हैं कि जो भी जनादेश होता है, जो भी लोगों का फैसला होता है, उसको हिंदुस्तान की जमहूरियत में जो है गले लगा करके कबूल किया जाता है। हमने 2014 का मैंडेट भी कबूल किया। हमने जो है इमरजेंसी के बाद जब मैंडेट आया था तो कांग्रेस ने वो मैंडेट भी कबूल किया था। और देश की जनता की विजडम पर, इस देश के का जो इलेक्टोरेट है, जो वोटर है, उसकी सोच पर को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मतलब देश की जनता जीतने के बाद की विजडम जो है ईवीएम पर सवाल उठाए जाने चाहिए। है, मौका पड़ते ही वो अपना फैसला दे देती है। जी तो फिर कांग्रेस भी बराबर में बैठी है। एक मिनट, कांग्रेस भी आज कह के ईवीएम पर भरोसा है। तो इसका मतलब बाईपोल जीतने के बाद 4-1 से आपको नहीं लगता कि ईवीएम पर सवाल उठाए जाने चाहिए, ये बंद होना चाहिए? अब देखिए, मैंने उनकी बात का जवाब दिया। मेरी अगर आप राय माने, मैं फ्रॉम द डे वन कंसिस्टेंसी से मेरी पार्टी जनता दल सेकुलर आज से नहीं, जब से ईवीएम आई है तब से लगातार इस मांग को कर रही है कि भाई मैन मेड मशीन कैन बी डिस्टर्ब बाय ह्यूमन बीइंग। जो इंसान चीज को बनाता है उसको डिस्टर्ब इंसान कर सकता है।
इसलिए हमारा मानना है कि बैलेट पर चुनाव होना चाहिए। जब जापान और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में ईवीएम्स को हटा दिया गया, बैलेट पर चुनाव होता है, तो भारत में बैलेट पर चुनाव क्यों नहीं हुए? ये हमारी लगातार कंटिन्यूअस मांग है और हम इस मांग ठीक है। चलिए, ये अच्छी बात है कि ईवीएम से चुनाव जीतने के बाद भी आप इस राय पर अपनी कायम है कि बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव होने चाहिए। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। तनवीर अहमद साहब, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं इन नतीजों को, और ये कैसे करिश्मा हो पाया? खासतौर पर अगर मैं बेल्लारी का जिक्र करूं, जहां 14 साल बाद लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामा है, वहां पर बीजेपी की हार का क्या मतलब है, क्या मायने? सही है। देखिए, करिश्मे के जो फैक्टर्स हैं, सीधे सीधे सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि कांग्रेस और जनता दल एस दोनों एक साथ आए। जब एक साथ आए तो वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस गठबंधन को फायदा हुआ। नंबर 1 फैक्टर ये है। नंबर दूसरा फैक्टर मुझे ये नजर आता है कि बीजेपी में जिस तरह कैंपेन होना चाहिए था वो कैंपेन हो नहीं सका। बिलखुसूस बेल्लारी में श्री रामुलू जी की हार बड़े मानीखेज है और इससे बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। नंबर 1 चीज सामने ये आती है कि श्री रामुलू कर्नाटका में बीजेपी का नंबर 2 चेहरा बनकर उभर रहे थे। तो क्या कोई ऐसी लॉबी है जो उनके पर्सनालिटी को कम करना चाहती है? इसका वो एनालिसिस बीजेपी करेगी। तीसरी चीज ये है कि जैसा कि समझा जाता है कि लिंगायत वोट बैंक बीजेपी के साथ है, तो हमको ऐसा लगा इन इंतखाबात के बाद कि बागलकोट और शिमोगा में बड़ी तादाद में लिंगायतों ने कांग्रेस के तरफ कांग्रेस को वोट दिया है। बागलकोट में बड़ी जीत है। इसी तरह शिमोगा में आप एनालाइज करेंगे तो येडियुरप्पा साहब ने जो जीता था लास्ट इलेक्शन में, उनकी मार्जिन बड़ी भयंकर थी, जब 3 लाख से ज्यादा थी, और इस बार सिर्फ 50,000 है। तो ये जो मार्जिन घटी है, ये भी बीजेपी के लिए बड़ी तशवीश की बात है। और फिर आखिरी बात यह है कि बहरहाल इस गठबंधन ने और बहुत सारे फैक्टर, जिसमें बेल्लारी में डीके शिव कुमार का फैक्टर, सिद्धरामैया की बहरहाल पॉपुलैरिटी, और सिद्धरामैया को श्री रामुलू ने जिस तरह डिफीट देने की कोशिश की थी, ये सारी चीजें हैं जो एक मोमेंटम क्रिएट की, और इसमें बहरहाल गठबंधन को, कांग्रेस और जनता दल को बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। ठीक है, इसमें जो यानी सबसे बड़ा चिंता का सबब, परेशानी का सबब होना चाहिए आपकी पार्टी के लिए 2019 जिस तरह के ये नतीजे आए हैं। और सिद्धरामैया साहब कह रहे हैं कि ये गठबंधन तो बहुत मजबूत है ही। 2019 हम लोग मिलकर साथ लड़ने जा रहे हैं और 20 से 22 सीटें जीतने जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। इसी सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा कि अब इसको काटने की, इसको तोड़ने की तैयारी क्या है आपकी पार्टी की? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। आज कर्नाटक के बाईपोल्स के जो नतीजे हैं, उन्हें क्या 2019 का ट्रेलर माना जा सकता है? कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आज मौजूद हैं। गुलरेज, जो बातें ब्रेक से पहले हुई और जिस तरह से महागठबंधन के जो साथी हैं वो एक होने की बात कर रहे हैं ब्रांड मोदी के खिलाफ, ये सारी बातें क्या परेशानी का सबब बनती जा रही हैं? कहीं ना कहीं तो यह सोचना ही पड़ेगा कि 4.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक उपचुनावों में यह 9वीं हार है आपकी। 282 से घटकर आज बीजेपी 273 पर आ चुकी है। तो कुछ तो ऐसा किया होगा जो जनता को नहीं पसंद आया, कुछ तो ऐसे वादे होंगे जो नहीं निभाए गए। इस बारे में सोचेंगे? देखिए, जहां तक ये महागठबंधन की, तथा कथित महागठबंधन की बात कर रहे हैं, तो उसकी हवा तो अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ही पिछले महीने निकल गई, जहां पर मध्य प्रदेश में तो बाकायदा
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुआ जी ने राहुल गांधी के मुंह पे एक तरह से झापट मारा है कांग्रेस पार्टी के कि ये तो हमको कुछ देना ही नहीं चाहते थे, ये तो चाहते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म हो जाए। और छत्तीसगढ़ में तो वही बहन जी का जो हाथी है वो इनके सबसे बड़े दुश्मन जो आज जोगी जी हैं उनको लेकर घूम रहा है। तो महागठबंधन बन कैसे सकता है? और मेरी जो कांग्रेस की मित्र बैठी है ना मेरे स्क्रीन पर, मैं उनसे बताना चाहता हूं, कुछ दिन पूर्व की बात है, मैं गाड़ी चलाकर स्टूडियो आ रहा था, एक छोटा बच्चा अपनी मां का हाथ छुड़ाकर भाग के गाड़ी के आगे आ गया, सौभाग्यवश बच गया। उसकी मां क्या बोलती है मुझे कि भैया माफ करना, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कांग्रेसियों का साया पड़ गया है, सुनता ही नहीं है ये तो स्थिति है। तो कौन इनके साथ गठबंधन करेगा, कौन महागठबंधन करेगा? आज भी ममता बनर्जी जो है वो सोनिया गांधी जी से बात करना पसंद करती है, परंतु राहुल गांधी जी से नहीं करना चाहती। और अभी उज्जैन में जब राहुल गांधी जी आए थे ना, तो बच्चे में बस के पास में निकल रहा था, स्कूल बस के बच्चे हेलीकॉप्टर उतरता देख के चिल्ला रहे थे, पप्पू आ गया, पप्पू आ गया। तो देश को उनकी बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए जी। हाँ, गुलरेज कंप्लीट कीजिए जल्दी से। अरे मैडम मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ। अभी ये 5 राज्यों के चुनाव आएंगे, उस दिन भी समीर के शो में मैं बैठूंगा आपके साथ, और उस दिन आप बोलेंगे कि ये तो जो है ईवीएम मशीनों की समस्या हो गई। अरे आपके छत्तीसगढ़ में पीएल पुनिया और आपके खुद के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो साथ प्रवास नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी साथ बैठ नहीं सकते, आपस में झगड़े कर लेते हैं। तो आप क्या खाके भाजपा से लड़ेंगे सर? मैं तो इतना कहता हूं, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूं कि गुलरेज की बात करता हूं मैं। गुलरेज इस बार थोड़ी सी भर में भीख मांग रहा है, उससे ज्यादा हमारे कांग्रेस के नेता डकैत। गुलरेज इस बार थोड़ी सी तस्वीर उल्टी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हम जीतने जा रहे हैं। क्या उस कॉन्फिडेंस के साथ आप यही बात कह सकते हैं? सर मैं आपको 100% बोल रहा हूं कि जहां तक मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं, सोच के बोलिएगा, फिर नतीजों वाले दिन हम और आप साथ होंगे। अपने बच्चों के मामाजी तो समझ नहीं रहे हो, क्या प्रदेश की जनता को अपने पास रख पाएंगे? बिल्कुल मैं आपके साथ बोलूंगा और मैं बैठूंगा, और मैं आप लिख के रखें, मैं कह रहा हूं कि क्लियर कट मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे। आंखों में सपने देखना बंद कर दीजिए। ठीक है राधिका, लेकिन एक जो बात उन्होंने गुलरेज ने कही उसमें दम है कि जिस महागठबंधन की बार बार दुहाई दी जा रही है, उसके साथ ही तो इन राज्यों में आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग गठबंधन कर नहीं पा रहे, इतनी बात करते हैं। ये मैं ठीक है गुलरेज, ये बात हम पहले भी कहते आए और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हर प्रदेश का चुनाव और देश का चुनाव सब अलग अलग होते हैं, हर प्रदेश में अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। हर प्रदेश, हमारा जो मेन एम होता है कांग्रेस पार्टी का, वो होता है जनता की भलाई, किस चीज से जनता का फायदा होगा। हम चुनाव अपने फायदे के लिए नहीं लड़ते, हमारे को मतलब है डेवलपमेंट से, जनता से। तो कहीं कहीं प्रदेशों में आपको कोalition की जरूरत होती है, कहीं पे नहीं होती है। जिसपे जनता का फायदा होता है, कांग्रेस पार्टी जनता का फायदा सबसे आगे रखती है। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है ना कि आपने अपना फायदा सिर्फ देखा और जो रीजनल पार्टीज थी उनको आप भूल गए, उनको दरकिनार किया गया, इसलिए उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। नहीं, फिर उत्तर प्रदेश में आपको एसपी बीएसपी 2 सीटें देंगे तो आप ले लोगे क्या? था नहीं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एंड रिजल्ट यही था कि प्रदेश की जनता के लिए ये गठबंधन बहुत जरूरी था, वरना एक और प्रदेश की हालत वो हो जाती जो पूरे देश की हालत है। महंगाई, पेट्रोल हम डलवा नहीं पा रहे, खाने की चीजें महंगी हो रही हैं, बेटियां हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, पढ़ाई कर नहीं पा रहे लोग। तो जो जनता त्रस्त है उससे तो जनता को बचाना है। राधिका जी, कर्नाटक में तो आपने थूक के चाट लिया था, आप जेडीएस जनता दल सेक्युलर को हमारी भी टीम बोलती थी और अलायंस आपने उनके साथ किया, आपने थूक के चाटा है। कर्नाटक की और देश की जनता ने आपको थूका है, थूक के चाटने वाले लोग हैं ये। लेकिन ये बात तो साफ है कि बार बार जो हित लेकर आते हैं महागठबंधन, ये इतना ध्यान अगर भाजपा कोई बौखलाहट नहीं है, कोई बौखलाहट नहीं है, युद्ध भूमि की तरह निकलता है। बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उन तक ठीक बात पहुंचती नहीं, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें इस बात का। वाजपेयी साहब, क्या ये एक बड़ी मुश्किल है? क्या एक बड़ी मुश्किल है? अगर गठबंधन ये जिसकी बात बार बार हो रही है वो स्टेट में बना तो दिक्कत हो सकती है। इस चुनाव में मान लीजिए कि जो रीजनल इश्यूज होंगे उन पर ये चुनाव लड़े गए होंगे,
लेकिन जब देश का चुनाव होगा, जब लोकसभा चुनाव होंगे, तो सारे नेशनल इश्यूज तो उठेंगे। नहीं, बिल्कुल उठेंगे। हाँ। लेकिन सवाल ये कि गठबंधन ये क्यों बना रहे हैं, ये तो बताना पड़ेगा ना। हाँ। सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि मोदी को हटाओ। हाँ। जब ये बात करते हैं कि गठबंधन हम इसलिए बना रहे हैं कि मोदी को हटाना है, तो दूसरा प्रश्न आता है मोदी को क्यों हटाना है। मतलब उनको ये साबित करना पड़ेगा कि ये करप्ट सरकार है, वो करना पड़ेगा। ये साबित करना पड़ेगा कि सरकार ने रोजगार नहीं दिए, ये साबित करना पड़ेगा कि सरकार ने स्वरोजगार नहीं दिए, ये साबित करना मतलब पड़ेगा। आपके हिसाब से आप इन 4.5 सालों में जो ब्रांड नरेंद्र मोदी था उसको बरकरार मान रहे हैं, पूरा बाकायदा बरकरार है, हर सेक्टर के लिए बरकरार है और उसमें कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ा डंका मोदी का ये है कि ये सरकार ईमानदारी के साथ सबका विकास का काम कर रही है। करप्शन का आरोप लगने के बाद भी करप्शन का है कौन सा आरोप बताइए। हाँ। एक आरोप राफेल का लगाया, मैंने फिर वही बात कहूंगा। हाँ। कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है। और वो सारा टाइम फिक्स हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि नेता कौन लाओगे, मोदी से कंपीट करने के लिए कोई नेता भी तो लाओगे, उसमें बड़ा भारी मतभेद है। उसमें अरे तो कैसे जीतोगे। अरे भाई आपको एक चेहरा देना पड़ेगा कि देखिए ये समीर साहब है, ये वाजपेयी साहब है, इनमें से किसको सेलेक्ट करना है। जनता को स्टेबिलिटी चाहिए, जनता को देश का भविष्य चाहिए। जनता ने आपको भी देखा, राहुल गांधी बलात्कारी होगा नहीं। आप ही बताओ मुझे, पास्ट आपका गड़बड़ाया हुआ है, नीति पॉजिटिव एजेंडा कोई नहीं दे रहे, सिर्फ क्रिटिसिज्म का एजेंडा है कि मोदी को क्रिटिसाइज करें। ठीक है, ठीक है जैदी साहब, यानी कुल मिलाकर देखिए बात वहीं पर आ गई, जिसका हम और आप बार बार जिक्र कर चुके हैं कि अभी ब्रांड राहुल गांधी जो है वो ब्रांड नरेंद्र मोदी के कंपैरिजन में उतना मजबूत नहीं हुआ है, जिसका खमियाजा हो सकता है भुगतना पड़े। समीर भाई, मैं ये WWF का वो तो है नहीं कि 2 मजबूत नेता आएंगे अखाड़े में और WWF करेंगे, जो जीतेगा वो होगा। हाँ। ये लोकतंत्र है। हाँ। यहाँ जिसकी नीतियां मजबूत होगी वो मजबूत नेता कहलाता है और वो मजबूत दल कहलाएगा। नीतियां बनाम नेता चुनाव होगा, देश बनाम नेता चुनाव होगा 2019 का। उस पर आज बहस नहीं हो रही है। हाँ। कांग्रेस के लिए भी एक सबक हो, तो बीजेपी का मैंने गिनाया, अब कांग्रेस पे मैं आ रहा हूं। कांग्रेस के लिए भी एक सबक है। अगर वह अपनी सहयोगी पार्टी से मिलके चुनाव लड़ती है, उसका सम्मान करती है, तो परिणाम कुछ और आते हैं। और ये सीखना चाहिए, अगर उसकी सहयोगी पार्टी दोबारा ये ना कहे खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, तो परिणाम कुछ और ही होंगे। और हमें अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी से भी सीखना पड़ेगा, बीजेपी से भी सीखना चाहिए, हम तो वहां से भी सीखते हैं। बिहार का अगर गठबंधन देखा जाए बीजेपी का, तो सामने वाले उसकी सहयोगी पार्टी के बाद कुछ है ही नहीं लोकसभा में। हाँ। लेकिन बीजेपी कह रही है नहीं हम तुम्हें देंगे। तो ये कांग्रेस को सीखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुर्ता फटा रह जाए और शेरवानी कांग्रेस नहीं पहन ली। गठबंधन गठबंधन तो यही नजर आ रहा है। नहीं, भ्रम नहीं नजर आना चाहिए। नहीं, मैं आईना दिखा रहा हूँ, मैं आईना दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने गुजरात में भी आईना दिखाया था, वहां भी कहा था बार बार कि मान जाइए, नहीं माने। तो ये आईना है, हमें विपक्ष से प्रतिद्वंदी से सीखना है। और 2019 का अंदर WWF नहीं होना है, नेता बनाम नीति चुनाव होना है। हम बार बार कह रहे हैं दलित प्रधानमंत्री बहुजन सरकार, ठीक है, नीति बनाम नेता चुनाव होगा। हाँ। नेता बनाम नेता चुनाव नहीं होगा। ठीक है, राधिका तैयार होगी तो राहुल गांधी तो कहीं आते ही नहीं है उसमें, वो तो आप दलित प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी तो आउट हो गए, वो तो जनेयूधारी हिंदू है। देखिए क्या होता है ना, जब हमें क्यों राधिका जी आपके जो सहयोगी हो सकते हैं, पोटेंशियल सहयोगी आमिर साहब सीपीआई वाले, वो तो बोल रहे हैं दलित प्रधानमंत्री, तो राहुल गांधी आपके जो है वो जनेयूधारी ब्राह्मण है। ऐसे बीच में ना बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। गुलरेज बैठ जाइए, गुलरेज जी पानी पीजिए आराम से। क्या है ना कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा तो देखिए साफ है कि अगर कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आती है, हमारा चेहरा तो राहुल गांधी जी हैं। और ये बात हर कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट जो हैं वो राहुल गांधी, बिल्कुल हम उन्हीं के अंडर चुनाव भी लड़ेंगे और हमारे तो लीडर वही हैं। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, अगर गठबंधन में सरकार बनती है, जाहिर सी बात है जिसके सबसे ज्यादा सीटें आएंगी उनका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, लेकिन स्पेस की बात की तनवीर अहमद साहब, जैदी साहब ने इससे पहले कि भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जो रीजनल पार्टीज हैं उनको स्पेस देना पड़ेगा। आप
कर्नाटक की सियासत को बखूबी समझते हैं, वहां क्या जेडीएस को फिलहाल कांग्रेस पार्टी से वो स्पेस मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको कि 2019 ये दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ें और वहां कुछ कमाल दिखा पाए? फिल वक्त तो गठजोड़ बड़ा अच्छा चल रहा है और दोनों आपस में काफी अच्छी समझदारी के साथ चला रहे हैं और ये स्पेस मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो इलेक्शन हुआ है इसके नतायज यकीनन पॉजिटिव पड़ेंगे इन दोनों पार्टियों पर और दोनों वर्कर्स में भी ज्यादा कुछ मतभेद नजर नहीं आया ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। तो ऐसा लगता है कि ये चलेगा। और इन्होंने जो रामनगरम मंडिया में जो समझौता किया, फिर इसी तरह उधर बागलकोट में जेडीएस ने अपने कैंडिडेट को नहीं ठहराया, तो और इसी तरह शिमोगा में भी लड़ा गया और फिर आपने देखा बेल्लारी में, तो समझौता तो बड़ा अच्छा हुआ और ये ग्राउंड लेवल तक पहुंच रहा है मामला। अवाम भी चाहती है ऐसी एक तबका। दूसरी तरफ बीजेपी को बहरहाल यहाँ कर्नाटका में चैलेंजेस हैं, लीडरशिप का चैलेंज खड़ा होगा। अनंत कुमार साहब थोड़ा सेहत के एतबार से कमजोर भी चल रहे हैं। अभी जो कैंपेन हुआ, कैंपेन में कोई बड़े दिग्गज बीजेपी नेता नहीं आए हैं, तो ये चीजें तो हैं। अभी आपस में जो तालमेल है वो अच्छा चल रहा है। इधर कुछ दिनों पहले मीडिया ने कुछ चलाया था, लेकिन अब ओवरऑल ठीक है। इसको चाहे तो पूरे देश में इमिटेट किया जा सकता है, इससे सबक सीखा जा सकता है और सीखना लेकिन चाहिए। ये बेल्लारी लोकसभा सीट और जामखंडी विधानसभा सीट, ये दोनों ही सीटें ऐसी थी जिसमें लिंगायत वोट बैंक का बड़ा अहम रोल माना जाता है और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत क्या साबित करती है? इवन क्या लिंगायत वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? 2 सीटें अगर ऐसा हो गया तब तो बड़ा बदलाव होगा। बल्कि शिमोगा, बिल्कुल, बल्कि शिमोगा में भी लिंगायत बड़ी तादाद में है और शिमोगा में बीजेपी की मार्जिन घटना बड़े मानेखेज है। जहां जमखंडी और बेल्लारी में एक बड़ा लेसन है, वहीं शिमोगा में भी है। और यकीनन ऐसा लगता है कि वोट बैंक थोड़ा सा खिसका है। बेल्लारी में श्री रामुलू के मुतालिक बड़ी अच्छी बातें बीजेपी कहते रही है और एक बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी का श्री रामुलू जी। लेकिन श्री रामुलू जी जो अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं, उससे वाकई बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा है। वैसे कैंडिडेट भी बड़ा कमजोर था, ऐसा लोगों ने कहा, महसूस किया जा रहा था। वहां एक हवा ये चली कि साहब ये तो आंध्रा की बहू है, तो ये फैक्टर भी बहरहाल काम किया। फिर उसके बरखिलाफ कांग्रेस के जो उग्रप्पा कैंडिडेट थे वो बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, लॉयर हैं, तो वो फैक्टर भी वहां काम किया है। फिर इसी तरह गुलरेज शेख साहब, इस पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। ये लिंगायत वोट बैंक क्यों खिसकता हुआ नजर आ रहा है? आपको याद होगा विधानसभा इलेक्शन के वक्त लिंगायत वोट बैंक के मद्देनजर किस कदर धर्म की सियासत हुई। हर पार्टी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, हर पार्टी ने उनके नजदीक आने की कोशिश की, और अब ये नतीजे क्या कह रहे हैं आपके हिसाब से? क्यों छिटक रहा है ये वोट बैंक? देखिए समीर भाई, लिंगायत वोट बैंक को जिस प्रकार से इन्होंने एक लॉलीपॉप दी थी कांग्रेस ने और सब दूसरों ने मिलकर कि हम आपको माइनॉरिटी स्टेटस दे देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ था कि हम समाज में बंटवारा नहीं होने देंगे। तो अभी 6 महीने तक तो कुछ हुआ नहीं है और आगे भी कुछ होना नहीं है। तो जो हमारा तो ये जो लॉलीपॉप आप जिसको कह रहे हैं, ये फिर काम कर रहा है ना? और इसका क्या मतलब हुआ? ये काम करता हुआ नजर आ रहा है अब? नहीं तो ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये समीर भाई, ये हनीमून पीरियड निपट जाने दो, वो लॉलीपॉप इनके मुंह पे फेंक देंगे वो, और व्यापक राष्ट्रहित के लिए सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी बात, जहां तक ये गठबंधन की बात है, मैं मायावती जी की ही लाइन रिपीट कर रहा हूं कि जो कांग्रेस के विषय में उन्होंने कहा था कि रस्सी जल गई है पर बल नहीं निकले हैं, ये बिल्कुल सटीक फिट होती है कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस का दिल इतना छोटा है, वो खुद के अलावा और राहुल गांधी और उनके परिवार के अलावा किसी नहीं, लेकिन गुलरेज दानिश अली अभी ब्रेक से पहले यहां पर मौजूद थे, आपके सामने वो ये कह के गए कि भाई हनीमून पीरियड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो लंबा खींचने वाला है। 2019 और 2019 के बाद भी ये हनीमून पीरियड लंबा खींचेगा। 6 महीने 8 महीना होता है हनीमून पीरियड, उसके बाद रियलिटीज फेस करते हैं।
तो और वो टिक नहीं पाए क्योंकि उनको पता था कि हम सच बोल रहे हैं, हमको फेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हट गए। हाँ ठीक है। ये इन चुनावों में जो नतीजे, बाईपोल्स के जो नतीजे हैं, उनको क्या इस नजरिए से देखा जा सकता है वाजपेयी साहब? ये मानकर क्या एक सेटिस्फैक्शन आप लोग महसूस कर सकते हैं कि भाई जिसकी सरकार होगी ये बाईपोल्स के नतीजे तो उसके फेवर में रहते हैं? ये आकलन भी गलत होगा। हाँ, देखो, गलत होगा ना। चुनाव होता है, हाँ, हार हुई है, हाँ, ये भी मानना पड़ेगा, हाँ, और बीजेपी को चिंता भी करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ तनवीर अहमद का तबसरा आपने सुना, हाँ, बिल्कुल उन्होंने पोस्टमार्टम करके सारी चीजें बताई। हाँ, तो ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा भी है। 3 ग्रुप काम कर रहे हैं वहां। और एक और रीजन है जो मुझे मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने रेडी बंधुओं को बैन किया हुआ है, बिल्लारी इंटर नहीं कर सकते वो लोग, उनके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं वो। तो बहुत सारी चीजें और उसके बावजूद भी अभी भी उनका दबदबा बरकरार है। नहीं तो वही हम कह रहे हैं, आप लोग आवाज नहीं उठाते इसके नहीं, बट उसमें क्या है कि बाई इलेक्शंस के कई सारे कारण होते हैं। हाँ, लेकिन जब जनरल इलेक्शन आएगा, हाँ, तो जैदी साहब और कांग्रेस इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे, हाँ, ये मतभेद है। हाँ, मायावती और कांग्रेस इकट्ठे होंगे, ये मतभेद है। हाँ, ममता बनर्जी और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानेंगी, ये मतभेद है। हाँ, मतलब मतभेद ही मतभेद है। तो महागठबंधन अगर नहीं बनेगा तो उसका फायदा तो हम लेंगे, फायदा हमको फिर नहीं मिल रहा है। हाँ, और अगर बन जाता है तो फिर नीतियों पे आओ, डेवलपमेंट पे आओ, 4.5 साल के हमारे काम पे आओ, उसको वहां पर फंसेंगे ना, तो फिर पॉजिटिव एजेंडा दिखाओ और अपने पास्ट का जवाब। ठीक है, उस पॉजिटिव एजेंडे पर ला पाएंगे जैदी भाई? ये नहीं, वहां पर तो लाभ मिलेगा, काम पर तो लाभ मिलेगा। पॉजिटिव एजेंडा क्या है ये पूरे देश को बता दें, इनके 10 काम। हाँ, झूठ, प्रधानमंत्री ने एक चीज कहा था, उनके जुमले को आगे बढ़ा देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था जो विपक्ष है वो AK-47 की तरह झूठ बोलता है। हाँ, प्रधानमंत्री जी आप तो राफेल की तरह झूठ बोलते हो, और मोदी जी कहना चाहिए वाजपेयी जी हमारे मित्र उसकी वकालत कर रहे हैं। आप नहीं वकालत कर रहे हैं, आप करते रहिए वकालत, हमारे अच्छे मित्र। प्रूव कर दो करप्शन का। नहीं सुन लीजिए, हम आपके राफेल सुन लीजिए, चलो राफेल के कितना झूठ बोला ये मुद्दा बनेगा ना 2019 में। झूठ या फिर ये मानकर चल रही देश की जनता की भाई नेता है तो वादे करते रहते हैं। सुनील भाई, ये राफेल के दाम बता उन्होंने स्कीम निकाल दी है, ये उस एक एजेंसी को दे दिया कि सिलेंडर डायरेक्ट घर पहुंचाइए। अरे वाजपेयी जी, आप उस धनिये के खेत का पता बता दीजिए जहाँ छोटे शाह धनिया बेच के करोड़पति बन जाते हैं और देश का किसान क्या हुआ फांसी लगाता है। धनिये के खेत हम लोगों ने कांग्रेस के करप्शन को खोला। आमिर भाई, आपके पास इतने सबूत हैं, राहुल गांधी के इतने सबूत हैं, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास जो दस्तावेज गए हैं तो उसके आधार पर, ठीक है राधिका, तो झूठ के बदले झूठ वाली सियासत हो रही है क्या? देगा अपना निर्णय सुनाएगा। वाजपेयी जी कह रहे प्रूफ तो है नहीं, हवा में आरोप लगाए जा रहे हैं। झूठों का दल है, झूठों की पार्टी है और झूठ के बादशाह है पप्पू। लेकिन एक बात तो समीर जी साफ हो गई है कि देश की जनता 4.5 साल से जो उनको कभी नाम बदलने की राजनीति होती थी, कभी धर्म के नाम पे राजनीति होती थी, आज फैसलाबाद अयोध्या बन गया, और वही तो ये सब जो देश की जनता को मिला उसका उन्होंने आज फिर जवाब दे दिया। और उस समय पर जब 11 तारीख दिसंबर को 1 महीना दूरी है 5 स्टेट के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे ये रिजल्ट भी। और ये जो भाजपा, एक तो मेरे को इनका ये समझ नहीं आता, हर चीज ये हनीमून पे क्यों ले जाते हैं? भगवान की यात्रा हो तो उनको वो हनीमून लगती है, क्योंकि इनको अभी तक क्या है ना, ये जो 4.5 साल लगे, ये इनका हनीमून पीरियड था जो खत्म होने वाला, और इस देश की जनता इनकी छुट्टी करने नहीं, हमने हनीमून नहीं बोला, हमने वो ट्रैकिंग करने गए थे। राहुल गांधी हनीमून पे नहीं गए थे, वो हनीमून के लिए शायद वहां पर थाईलैंड वायलैंड जाते होंगे, भगवान की यात्रा में ट्रैकिंग करने गए थे। बड़ी बातें करी थी उन्होंने कि वो ट्रैकिंग करने गए थे, मैं ट्रैकिंग करने गए थे। और जो लिंगायत की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं कि हमने उनको लॉलीपॉप दे दी, ये तो साबित हो गया कि वो हमारे पे विश्वास रखते हैं और उनको पता है कि कौन उनके लिए असली में काम कर रहा है और किसकी नीति है और किसकी नीयत है। जब वो लॉलीपॉप फेंकेंगे ना तो आपको पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर कर्नाटक बाईपोल्स के जो नतीजे रहे, माथे पर शिकन तो जाहिर है बीजेपी आ गई है, क्योंकि 4-1 से जेडीएस कांग्रेस जो है उसने जीत दर्ज की है। अब कर्नाटक चुनावों के ये नतीजे 2019 में क्या रंग दिखाते हैं और कर्नाटक के नतीजे 2019 के लोकसभा चुनावों पर क्या असर दिखाते हैं, किसकी सरकार बनने में सहयोग करते हैं, यह देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।